हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लैम्ब टू द स्लॉटर। लैम्ब टू द स्लॉटर ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे लिखा है रोल्ड डॉल ने। रोल्ड डॉल ने इस शॉर्ट स्टोरी को सितंबर 1953 में हार्पर्स मैगजीन के अंदर पब्लिश किया। तो पहले इसकी समरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस स्टोरी को हम एनालाइज करेंगे। लैम्ब टू द स्लॉटर ये कहानी है मैरी मेलोनी की, जो कि एक हाउसवाइफ है और अपने घर के तमाम काम मुकम्मल करके खामोशी से अपने घर में अकेले बैठे हुए वो कपड़े सिलाई कर रही होती है। और उसके साथ साथ वो अपने हस्बैंड पैट्रिक, जो कि एक पुलिस डिटेक्टिव हैं, उनका भी इंतज़ार कर रही होती है। ये जुमेरात की शाम होती है। ये वो शाम होती है जब वो अपने हस्बैंड का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती है, क्योंकि वो हर जुमेरात की रात को बाहर खाना खाने के लिए जाते थे। तो मैरी बहुत बेसब्री से अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही होती है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होती है और इस एक्साइटमेंट में वो एक टेबल सजाती है ताकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ बैठकर वहाँ पर ड्रिंक कर सकें और उसके बाद खाने के लिए बाहर जा सकें। मैरी 6 महीने की प्रेग्नेंट खातून है और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होती है। जब पैट्रिक घर वापस आते हैं तो वो मामूल की तरह उनसे उनका कोट लेती है और उन्हें एक ड्रिंक सर्व करती है। उसके बाद खामोशी से उनके साथ बैठ जाती है और बातचीत करना शुरू करती है, क्योंकि उसके लिए ये एक मामूल का काम होता है जो वो खुशी खुशी करती है। अब इस दफ़ा पैट्रिक पहले की तरह एक्साइटेड नहीं होते और ना ही खुश होते हैं। जब मैरी उनके साथ बात करने की कोशिश करती है या उनके साथ ड्रिंक करने की कोशिश करती है तो वो उसे अपने से दूर कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद पैट्रिक बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और मैरी को कहते हैं कि वो उसे कुछ कहना चाहते हैं। मैरी जब ये सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि ऐसा क्या होगा जिसे बताने के लिए पैट्रिक इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद पैट्रिक मैरी से कहते हैं कि वो अब उसके साथ और ज़्यादा नहीं रह सकते। वो फाइनेंशियली उसकी सपोर्ट करेंगे, उसकी प्रेगनेंसी को भी देखेंगे, लेकिन वो ये शादीशुदा ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं और यहाँ से जाना चाहते हैं। मैरी ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो इस तरह से बिहेव करती है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। उसके बाद वो अपने फ्रीज़र की तरफ चल देती है और वहाँ से भेड़ के बच्चे की एक टांग, जो कि जमी हुई होती है, यानी कि गोश्त का एक टुकड़ा वो जमा हुआ होता है, वो निकालती है ताकि वो उसे रात के खाने के लिए पका सके। पैट्रिक जब मैरी को इस तरह से रात के खाने की तैयारी करता देखते हैं तो वो उससे मना कर देते हैं कि वो खाना ना बनाए, क्योंकि वो जल्द ही घर छोड़कर चले जाएंगे। मैरी जब ये सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा पागलों की तरह बिहेव करने लगती है, बहुत परेशान हो जाती है और अचानक से उस मेमने की टांग, यानी भेड़ के बच्चे की टांग को उठाती है। वो गोश्त की टांग को, जो कि बहुत भारी भरकम होती है, उसे उठाती है और पैट्रिक पे वार करके उनका कत्ल कर देती है। पैट्रिक ज़मीन पर गिर जाते हैं। मैरी ये देखकर बहुत परेशान होती है कि अब वो एक कातिल बन गई है और उसके लिए उसे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन वो सोचने लग जाती है कि वो किस तरह से अपने और अपने बच्चे की जान बचाए और किस तरह से वो अपनी हिफाजत करे ताकि वो इस मर्डर की, यानी कत्ल की जो पेनल्टी है, उससे बच सके। अब वो क्या करती है कि गोश्त को ओवन में पकने के लिए रख देती है। जब गोश्त पक रहा होता है तो वो जल्दी से मिरर के सामने जाती है, यानी कि शीशे के सामने जाती है और प्रैक्टिस करने लग जाती है कि किस तरह से वो नॉर्मल से बिहेव करे। थोड़ा तैयार भी होती है, फिर अपने तासुर, जो फेस एक्सप्रेशंस हैं, उन पर ध्यान देती है कि जब वो घर से बाहर निकले तो लोगों को ये ना लगे कि कुछ अजीब सी चीज़ हुई है। तो वो अपने फेस एक्सप्रेशंस नॉर्मल करती है और उसके बाद वो तैयार हो जाती है कि वो ग्रॉसरी स्टोर तक जाए, यानी कि वो बाज़ार कुछ लेने के लिए चली जाए। उसके बाद वो तैयार होकर बाज़ार के लिए निकल जाती है और वहाँ पर ग्रोसरी स्टोर का जो ऑनर होता है, वहाँ पर जो काम करने वाला है जिसका नाम सैम है, उसके साथ वो बातचीत करती है और उसे बताती है कि उसको अपने हस्बैंड के लिए डिनर बनाना है, यानी खाना बनाना है, तो जो भी ज़रूरी अशिया है वो उसे दे दे। अब मैरी उससे तमाम ज़रूरी अशिया ख़रीद लेती है और घर की तरफ चल पड़ती है। जब वो घर की तरफ चलती है तो बहुत नॉर्मल बिहेव कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती है और पैट्रिक की बॉडी को देखती है तो वो रोने लगती है, बहुत परेशान हो जाती है और परेशानी के आलम में वो पुलिस ऑफिसर्स को कॉल कर देती है ताकि वो उन्हें पैट्रिक के मर्डर के बारे में बता सके।
अब दो पुलिस ऑफिसर्स जिनका नाम है जैक एंड ओ मेले, वो दोनों वहाँ पर मंजर पर आते हैं क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स हैं और कोलीग्स हैं पैट्रिक के। पैट्रिक एक पुलिस डिटेक्टिव था, तो वो दोनों उसके कोलीग्स होते हैं और फ्रेंड्स भी होते हैं। अब मैरी उन दोनों के पहुंचने पे अपनी इनोसेंस को कायम रखते हुए, अपनी मासूमियत को कायम रखते हुए उसे बताती है कि वो ग्रॉसरी स्टोर यानी बाज़ार की तरफ गई और जब घर वापस आई तो पैट्रिक को इस तरह से मरा हुआ पाया उसने। जैसे ही बाकी डिटेक्टिव्स पहुंचते हैं यानी कि पुलिस ऑफिसर्स पहुंचते हैं तो वो मैरी से और भी सवालात करते हैं और उससे पूछते हैं कि किस तरह ये सब कुछ हुआ, जिस पर मैरी उन्हें बताती है कि वो बाज़ार गई थी और सैम भी वहाँ पर मौजूद था जिसने मैरी को देखा था वहाँ पर, तो वो घर पर मौजूद नहीं थी और उसकी गैर मौजूदगी में पैट्रिक का मर्डर हो गया। तो इस तरह से वो एक कहानी बनाती है जो कि वो पुलिस ऑफिसर्स को बता देती है। अब पुलिस ऑफिसर्स को उस पर बहुत रहम आता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी है, तो वो उसे कहते हैं कि वो कहीं और कुछ दिन के लिए शिफ्ट हो जाए ताकि वो उस मामले को समझ सके। वो मैरी से कहते हैं कि तुम ये जगह छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, ताकि वो मामले को देख सकें और समझ सकें कि यह मर्डर कैसे हुआ। लेकिन मैरी इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो घर पे ही रहेगी और उनके साथ मतलब पुलिस ऑफिसर्स के साथ तमाम तलाशी करने में मदद करेगी ताकि वो पता लगा सकें कि ये कत्ल कैसे हुआ। अब पुलिस ऑफिसर्स तमाम पूरे घर की तलाशी लेते हैं ताकि वो हथियार ढूंढ सके जिसके साथ पैट्रिक का मर्डर हुआ। जब पुलिस ऑफिसर्स घर की तलाशी ले रहे होते हैं और वो उस हथियार को ढूंढ रहे होते हैं तो वो मैरी से कहते हैं कि मुजरिम जो कोई भी है उसने कोई भारी भरकम चीज़ को इस्तेमाल किया है इसका कत्ल करने के लिए। इस पर मैरी बहुत हैरान होकर और अजीब तरीके से बिहेव करती है। उसके बाद 3 घंटे तक वो लोग घर की तलाशी लेते रहते हैं और हथियार को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो हथियार तो उनके सामने ओवन में पक रहा है। उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं 3 घंटे की तलाशी के बाद और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, यानी कि जिस हथियार की वो तलाशी ले रहे होते हैं, जिसे तलाश कर रहे होते हैं, वो उन्हें नहीं मिलता। उसके बाद मैरी उनसे कहती है कि आप लोग थक गए होंगे और आपको भूख भी लगी होगी, जिस पर पुलिस ऑफिसर्स उन्हें कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैरी फिर भी उन्हें मजबूर करती है कि आप लोगों को भूख लगी होगी तो आप लोग बैठ जाएं और कुछ खा पी लें। उसके बाद मैरी उन्हें ड्रिंक सर्व करती है और उनके सामने वो लैम यानी कि बकरे की जो टांग है जो कि ओवन में उसने पकाई है वो उनके सामने रख देती है खाने के लिए, जो कि वो फौरन से देखते ही उसे खाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आदमी यानी पुलिस ऑफिसर्स उस टांग को खा रहे होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि वो तो एक्चुअल में उस एविडेंस को, उस सबूत को खा रहे हैं जिसको ढूंढने के लिए वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। उसके बाद वो पूरे दिल से उस टांग को खाते हैं और मैरी लिविंग रूम में बैठकर उनका मजाक उड़ा रही होती है, उन पर हंस रही होती है कि किस तरीके से वो जो मेहनत कर रहे थे वो टोटली पूरी तौर पर रायगा गई और वो उस हथियार को जिसको वो ढूंढ रहे होते हैं उसको वो खा चुके हैं। और यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है, लैम टू द स्लॉटर। स्टोरी हमने पढ़ ली, अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस स्टोरी का टाइटल। स्टोरी का टाइटल है लैम टू द स्लॉटर। लैम कहते हैं मेमने को जो कि बहुत मासूम होता है और स्लॉटर कहते हैं ज़िबा करने को। तो इस स्टोरी का टाइटल का मतलब क्या है? ये स्टोरी का टाइटल एक्चुअल में एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है कि जो मासूम इंसान होता है अक्सर वही बलि का बकरा बन जाता है, यानी कि मासूम इंसान ही हमेशा पिस जाता है। और इस फ्रेज़ को कॉमनली यूज़ भी किया जाता है उन लोगों के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग मीटिंग में एंटर होते हैं लेकिन उनको मीटिंग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता कि मीटिंग किस चीज़ के बारे में है, तो उन लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये मीटिंग में ऐसे एंटर हो रहे हैं जैसे लैम टू द स्लॉटर, जैसे मेमना ज़िबा करने के लिए जाता है। तो ये फ्रेज़ कॉमनली यूज़ होती है। तो इसी तरह से ये टाइटल है लैम टू द स्लॉटर जो कि इस स्टोरी को दिया गया है, क्योंकि पूरी स्टोरी के अंदर एक हथियार ढूंढने की कोशिश की जा रही होती है, जबकि किसी को भी पता नहीं होता मैरी के अलावा कि वो हथियार क्या है,
वो हथियार उस मेमने की वो टांग है जो कि पुलिस ऑफिसर्स ने खा ली। तो ये टाइटल बहुत कॉमनली यूज भी होता है ये फ्रेज के तौर पर, इसीलिए इस स्टोरी को भी ये टाइटल दिया गया है। अब टाइटल के बाद है इस स्टोरी के अंदर जो मेन थीम्स हैं। थीम्स में नंबर 1 पर है जेंडर एंड मैरिज। हम इस स्टोरी के अंदर देखते हैं कि ये एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी को प्रेजेंट कर रही है। शुरू में हम देखते हैं कि मैरी की जो लाइफ है वो फुली डिपेंडेंट उसके हस्बैंड पर है। वो पूरा टाइम उसका इंतज़ार करती है ताकि वो उसके साथ एक अच्छी शाम गुजार सके। उसकी लाइफ उसके हस्बैंड पे डिपेंड कर रही होती है और उसकी खुशियाँ, उसकी ज़िंदगी की हर एक चीज़ उसके हस्बैंड पर डिपेंड कर रही होती है। वो अपने हस्बैंड का इंतज़ार करती है ताकि वो उसके साथ बैठ सके, उसके साथ बाहर खाने के लिए जा सके। तो ये स्टोरी एक्चुअल में मेल डोमिनेंट सोसाइटी को प्रेजेंट कर रही है कि कैसे उसके हस्बैंड घर आते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि मैरी प्रेग्नेंट है या उसने उनके लिए कितना अच्छे से टेबल सजाया है। वो आते ही ये कह देते हैं कि वो उसके साथ खुश नहीं है, इसलिए वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी को प्रेजेंट कर रही है। उसके बाद नंबर 2 पर थीम है बिट्रेयल का। बिट्रेयल किसे कहते हैं? बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा देना। ये पूरी की पूरी स्टोरी ही इस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। स्टोरी के शुरू में उसके हस्बैंड बिट्रे करते हैं मैरी को। वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। अपने बच्चे को जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ, वो उसे धोखा देते हैं ताकि वो मैरी से दूर जा सके। उसके बाद मैरी बिट्रे करती है अपने हस्बैंड को और उनको मार देती है, उन्हें कत्ल कर देती है। उसके बाद देखते हैं हम कि मैरी पुलिस ऑफिसर्स को धोखा देती है और उन्हें बताती है कि वो मासूम है। वो अपने तासुर जो है वो मासूमियत वाले बना लेती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो सके। और पुलिस ऑफिसर्स भी अपने प्रोफेशन को बेट्रे करते हैं जब वो बैठकर वहाँ पर खाते पीते हैं। तो पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर हम बेट्रेयल देखते हैं। स्टोरी जो है वो शुरू ही धोखेबाजी से होती है और एंड भी धोखेबाजी के ऊपर हो जाती है। तो ये है ये कहानी लैम्ब टू द स्लॉटर। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा आज का ये लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।